नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अनवी अपने ऑफिस में बैठकर सारी फाइलें चेक कर रही थी। तभी उसके पास फ़ोन आया। फ़ोन सुनते ही जैसे कोई तेज झटका लगा। उसके हाथ से मोबाइल लगभग छूट गया और हाथ पैर कांपने लगे। ऐसा लगा जैसे पूरा ऑफिस घूमने लगा हो। फ़ोन उसकी सास सुशीला देवी का था। बहू, आज जरा जल्दी आ जाना, मेरी बहन उर्मिला आ रही है। बस इतना सुनते ही अन्वी का दिल धड़कना बंद सा हो गया। फोन पर सास अभी भी बोल रही थी, बहू सुन रही है ना? अन्वी ने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ माँ, मैं आ जाऊंगी, जल्दी आ जाऊंगी। फोन रखते ही वह कुर्सी पर सिर पकड़कर बैठ गई। हे भगवान, ये क्या सुना मैंने? फिर वही उर्मिला मौसी हमारे यहाँ। उर्मिला मौसी कोई साधारण इंसान नहीं थी। अन्वी ने उसका दूसरा नाम ही तूफान रखा हुआ था। वो तूफान जो एक बार घर में दाखिल हो जाए तो किसी का चैन, किसी की शांति नहीं बसती। उनकी तेज आवाज, तीखी नजरें, हर बात में कमियां निकालने की आदत, सब कुछ अन्वी के सामने ताजा हो उठा। 6 महीने पहले भी उर्मिला आई थी और उस दिन जो हुआ था अन्वी अब तक नहीं भूल पाई थी। वह रविवार की सुबह थी जब अन्वी गुलाबी साड़ी पहनकर जल्दी जल्दी चाय छान रही थी। तभी सुशीला देवी कमरे से निकलकर रसोई के दरवाजे पर खड़ी हो गई और अपनी बहू को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। अरे बहू, क्या बात है? कहीं जाने की तैयारी है क्या? चाय कप में डालती अन्वी हड़बड़ा गई। नहीं माँ जी, दरअसल बात यह है कि। लेकिन सुशीला देवी उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ी। समझ गई, मायके जाने की तैयारी है ना? सारा हफ्ता नौकरी में निकल जाता है और रविवार को मायका याद आ जाता है। अन्वी ने तुरंत कहा, नहीं माँ, मायके नहीं, मुझे आज ऑफिस जाना है, एक जरूरी मीटिंग है, सबको बुलाया है। सुशीला देवी तुनक कर बोली, रविवार को ऑफिस? कोई नियम कायदा है भी या नहीं? अन्वी नरमी से बोली, माँ जी, जाना बहुत जरूरी है, कंपनी के बड़े अधिकारी आ रहे हैं, सोमवार की मीटिंग आज रख ली है और प्रेजेंटेशन मुझे देना है। पर आप चिंता मत कीजिए, मैंने सबके लिए परांठे बना दिए हैं और सब्जी की जगह दही जमा दिया है, फ्रिज में है, सब खा लीजिएगा। लेकिन सुशीला देवी का गुस्सा उफान पर था। तेरे परांठे और दही का मैं क्या करूं? मैंने बताया था ना कि उर्मिला आ रही है, भूल गई? ये सुनते ही अन्वी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सचमुच भूल गई थी। मन ही मन बोली, ओहो, इसीलिए माँ जी नाराज है। तभी सुशीला देवी बोली, अब फोन कर अपने बॉस को और बोल दे कि तू नहीं आ रही। अन्वी घबराकर बोली, नहीं माँ जी, ऐसा नहीं कर सकती। तभी पीछे से एक सख्त पर शांत आवाज आई, क्या सुशीला, सुबह सुबह क्यों लड़ रही हो? रमेश प्रसाद रसोई के दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने कहा, अगर बहू का जाना जरूरी है तो जाने दो, एक दिन तुम काम कर लोगी। उन्होंने अन्वी से कहा, बहू तुम जाओ, देर हो रही होगी। अन्वी ने राहत की सांस ली। थैंक यू पापा जी, मैं कोशिश करूंगी जल्द लौट आऊं। उसके जाने के बाद रसोई में सन्नाटा फैल गया। सुशीला देवी पोही चढ़ाकर बोली, बहुत तरफदारी करते हैं अपनी बहू की। रमेश प्रसाद मुस्कुराए, अरे बहू नौकरी करती है, उसकी मजबूरियां हैं, सरकारी नौकरी नहीं जो छुट्टी तय हो। बेचारी सुबह से रात तक भाग दौड़ करती है। सुशीला देवी ने धीमे स्वर में कहा, हाँ मैं समझती हूँ, पर आज उर्मिला आ रही है, उसे यह देखकर कितना बुरा लगेगा कि बहू घर पर नहीं है। मेरी बेइज्जती होगी। रमेश बोले, बेइज्जती की चिंता छोड़ो, काम की सोचो। उसके आने से पहले सब तैयार कर लेते हैं। तुम तड़का बनाओ, मैं सब्जी काटता हूँ। सुशीला देवी चौंक गई, आप सब्जियां काटेंगे? रमेश ने अखबार एक तरफ फेंक दिया। हाँ बताओ, कौन सी काटनी है? थोड़ी ही देर में घर का माहौल हल्का हो गया। रमेश मजे से सभी सब्जियां काट रहे थे और सुशीला देवी तड़का बना रही थी। उन्होंने कहा, जरा नमक देखना, कम तो नहीं? रमेश ने चक्कर कहा, वाह, वही पुराना स्वाद, तुम में आज भी जादू है। सुशीला देवी हंस पड़ी, बुढ़ापे में भी फिल्मी बातें करते रहते हो।
रमेश मुस्कुराए। हमारी जिंदगी भी तो फिल्म ही है जिसमें ड्रामा है, इमोशन है और तुम जैसी हीरोइन। तभी बाहर ऑटो की आवाज़ आई। लो, विलन की एंट्री भी हो गई। उनकी मजाक पर सुशीला देवी ने होठ सिकोड़े, लेकिन बहन दरवाजे पर थी, इसीलिए मुस्कुराकर बाहर चले गई। उर्मिला उतरी, दबंग अंदाज, ऊंचा जूड़ा, भारी भीग, चमकीली हरी साड़ी और चेहरे पर वही पुराना आत्मविश्वास। सुशीला देवी ने कहा, आओ उर्मिला, तुम्हारा ही इंतजार था। और दोनों बहनों की बातें गेट पर ही शुरू हो गई। सफ़र ठीक तो रहा ना? हाँ, क्या बताऊँ, ऑटो वाले ने तो पूरा शहर का चक्कर लगवा दिया। कहाँ कहाँ नहीं घुमाया मुझे, थक गई अब तो। रमेश प्रसाद ने उर्मिला का बैग थामा और तीनों अंदर आए। उर्मिला घर में घुसी तो सबसे पहले उनकी तेज नजरें चारों तरफ घूमी। वैसे सुशीला देवी, घर तो तुमने बहुत अच्छा संभाल रखा है, उर्मिला ने तारीफ की, लेकिन उनकी आंखों में अब भी इधर उधर घूम ही रही थी। सुशीला देवी ने जरा सी मुस्कान दी। अरे बहन, अब तो बहू सब संभालती है। उसी समय उर्मिला देवी की नज़र बहू के कमरे की ओर गई। उनकी भौहें तन गई। अरे, यह बहू कहाँ गायब है? दिखाई तो दे नहीं रही। उर्मिला देवी ने अपनी बुलंद आवाज में पूछा, जैसे वो पहले ही किसी गड़बड़ की आहट पा चुकी हो। सुशीला देवी ने गहरी सांस ली और थोड़ा छिपते हुए बोली, बस क्या बताऊं बहन, नौकरी करती है ना, आज रविवार को भी ऑफिस बुला लिया उसे। उर्मिला देवी की आंखें और चौड़ी हो गई। रविवार को? वो हैरानी से बोली। उसी वक्त आशु अपने 4 साल के बेटे को उठाकर कमरे से बाहर आया। हाथ में फ़ोन था, लेकिन माँ और मौसी को देखकर फ़ोन जेब में डाल लिया। अरे आशु बेटा, आओ आओ। उर्मिला देवी ने उसे आशीर्वाद दिया। फिर थोड़ी देर हैरानी से बोला, आज रविवार को भी ऑफिस गई है बहू, यह क्या बात हुई? आशु ने कंधे उचकाए। बस मौसी, प्राइवेट नौकरी है, कोई सरकारी तो नहीं, छुट्टी का कोई भरोसा नहीं। उर्मिला देवी ने सिर हिलाया। लो, मैं तो तुम सब लोगों से मिलने आई थी, बहू के बिना तो सब अधूरा लगेगा। सुशीला देवी मुस्कुराई। अरे बहन, हम लोग तो हैं ना, बैठकर गप्पे मारेंगे। वैसे बहू कह रही थी कि जल्दी आ जाएगी। लेकिन सुशीला, अगर बहू नहीं है तो खाना कौन बनाएगा? और यह मत कहना कि बाहर से मंगवा लेंगे। बाहर का वो सड़ा सा खाना मैं नहीं खाती, ना पेट मानता है ना तबीयत। सुशीला देवी ने तुरंत जवाब दिया। अरे कौन कह रहा है बाहर से मंगवाने को? बहू सब बनाकर गई है। अच्छा। उर्मिला देवी की आंखों में राहत आई। फिर तो ठीक है, बस में थी तब से ही भूख लग रही है, लाओ जल्दी से खाने को दो। सुशीला देवी रमेश प्रसाद ने फुर्ती दिखाई। मेज पर खाना सज गया। आलू गोभी की सब्जी, मसालेदार दाल और साथ में मिर्च का अचार। सुशीला देवी गरम गरम रोटियां सेककर सबको परोसने लगी। उर्मिला देवी ने एक नज़र खाने पर डाली और तारीफ करते हुए बोली, वाह, यह तो लाजवाब दिख रहा है। बहू ने बनाया है तो स्वाद भी अच्छा होगा। तीनों खाने की मेज पर बैठ गए। उर्मिला देवी ने पहला कौर लिया और उनकी आंखें आनंद से बंद हो गई। खाने की मेज पर हल्की सी चुप्पी थी। एक एक कौर चबाते हुए उर्मिला देवी अचानक ठिठकी। हाथ हवा में थमा रह गया और निगाहें सुशीला देवी पर टिक गई। एक बात पूछो सुशीला? हाँ पूछो बहन। यह सब बहू ने बनाया है? सुशीला देवी का चेहरा अचानक सफ़ेद पड़ गया। कुछ पल तो जवाब ही नहीं बना। फिर जल्दी से बोला, हाँ हाँ, बहू ने ही तो बनाया है। उर्मिला देवी ने भौहें टेढ़ी की। मुझसे झूठ? मुझसे? उर्मिला से? उनकी आंखें गहराई से सुशीला देवी के चेहरे को देख रही थी। तेरी बहन हूँ मैं सुशीला, तेरे हाथों का स्वाद नहीं पहचानूंगी क्या? पसीने की बूंदें सुशीला देवी के माथे पर चमकने लगी। उन्होंने किसी तरह मुस्कान के साथ अपने पति की ओर देखा और बोली, देखा, कहा था ना मैंने, उर्मिला पहचान जाएगी कि यह खाना मैंने बनाया है। रमेश प्रसाद मुस्कुरा उठे और नाटक को आगे बढ़ाते हुए बोले, हाँ भाई, मान गए तुम बहनों को। सच में कितने अच्छा से जानती हो तुम दोनों एक दूसरे को। तुम दोनों का तो कोई जवाब नहीं। उर्मिला देवी ने एक विजेता की मुस्कान बिखेरी और फिर खाने में जुट गई। हम
ठीक है, स्वाद तो वाकई लाजवाब है सुशीला। इस दौरान सुशीला देवी ने अपने पोते अंकुर को भी उसके कमरे में खाना दे दिया। अंकुर अंदर टीवी देख रहा था। खाना खत्म हुआ। रमेश प्रसाद ने थाली उठाई और बोले, मैं जरा बाहर टहलने जा रहा हूँ, थोड़ी ताजी हवा ले लूँ। आशु भी मौके का फायदा उठाते हुए बोला, हाँ मैं भी दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। मासी, आप और मम्मी गप्पे मारो, मैं जल्दी लौटूंगा। दोनों घर से निकल गए। सुशीला देवी ने अभी खाना नहीं खाया था, तो वो अपनी थाली में खाना डालकर खाने के लिए बैठी। उर्मिला देवी ने बातों का सिलसिला फिर से छेड़ा। वैसे सुशीला, तुझे नहीं लगता कि बहू को ज़्यादा ही छूट दे रखी है तूने? ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी थी जो आज घर पर नहीं रुक सकती थी? सुशीला देवी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए बात टालने की कोशिश की। अरे ठीक है ना, कोई बात नहीं, कहते हुए एक निवाला भोजन का खाया। लेकिन उर्मिला देवी को बात टालना मंजूर नहीं था। ठीक है, अरे क्या खाक ठीक है? अगर बहू घर ना संभाल पाए तो फिर शादी करने का क्या फ़ायदा अपने बेटे की? मैंने तो ऐसी ऐसी बहुएं देखी है जो घर भी संभालती है और बाहर भी काम करती हैं, और सास वो तो बस बैठकर आराम फरमाती हैं। अरे सारी उम्र काम ही तो किया है हमने, अब इस उम्र में भी हमें रसोई में पिसना पड़े तो फिर बहू लाने का क्या फ़ायदा? सुशीला देवी ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोली, अरे उर्मिला, मेरी बहू भी कम नहीं है। जितनी देर घर पर रहती है पूरा घर संभालती है, सुबह से रात तक भागदौड़ करती है, फिर बाहर जाकर पैसा भी कमाती है। डांट भी लगा दूँ तो चुपचाप सुन लेती है, कभी पलटकर जवाब नहीं देती। कहते हुए सुशीला देवी मुस्कुराती। लेकिन सुशीला के मुंह से बहू की तारीफ उर्मिला देवी के गले नहीं उतर रही थी। वह तपाक से बोली, लेकिन इस सब का तुझे क्या फ़ायदा मेरी बहन? वो रहती ही कितना है घर पर जो घर संभालेगी? मुझे ही देख ले, दो दो बहुओं की सास हूँ। घर के काम की जिम्मेदारी मैंने दोनों में बांट रखी है। पहले ही बोल दिया था नौकरी नहीं करनी। अब दोनों बहुएं पूरा घर संभालती हैं। मेरी एक आवाज़ पर दोनों जी माँ जी कहते हुए मेरे हुक्म का पालन करती है, और यहाँ तेरी बहू दिन भर बाहर ऐश करती है और तुझे रसोई में झोंक रखा है। सुशीला देवी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद वे रसोई में बर्तन लेकर बैठ गई। और मीला देवी पीछे पीछे आई और बहुत चक्की रह गई। अच्छा, अब बर्तन भी तू ही धोएगी? सुशीला देवी ने सहजता से कहा। हाँ, आज बाई नहीं आएगी, इसलिए बर्तन भी धोने पड़ेंगे, पर ज़्यादा नहीं है, बस ज़रूरत के थोड़े से। और मीला देवी के चेहरे पर नाराज़गी उभर आई। और तेरी बहू रानी क्या करेगी? तू ही सबके लिए खाना बनाएगी, तू ही साफ सफाई भी करेगी। इस हिसाब से तो तू अपनी बहू की नौकरी कर रही है। सुशीला देवी ने सिंक में बर्तन रखते हुए जवाब दिया। अरे लो, मैं क्यों करूँगी बहू की नौकरी? यह तो घर का काम है, बाई नहीं आई तो खुद करना पड़ेगा। उर्मिला देवी ने तंज कसा। वाह मेरी बहन, अच्छा पागल बना रखा है तेरी बहू ने तुझे। मत भूल, तू उर्मिला की बहन है। ऑर्डर चलाना सीख, नौकरी करना नहीं। बोल दे अपनी बहू को, अब घर में बैठो, घर संभालो। सुशीला देवी ने हंसकर कहा। लो, बोल तो ऐसे रही हो जैसे मैंने कहा और वह मान गई। अन्वी किसी भी हाल में नौकरी नहीं छोड़ेगी, पैसा कमाने का जुनून है उसमें। यह सुनते ही उर्मिला देवी ने माथा पकड़ लिया। हे भगवान, फिर ऐसी लड़की को बहू बनाकर क्यों लाई तू? तू तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठी सुशीला। सुशीला देवी ने थोड़ा विरोध करते हुए कहा। नहीं उर्मिला, मेरी बहू बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, समझदार है। थोड़ा घर का काम नहीं किया तो इसमें मेरी जिंदगी बर्बाद कैसे हो गई? उर्मिला बोली। अरे बहन, सबसे ज़रूरी ही यही है, घर का काम। अगर औरत घर का काम नहीं कर सकती, घर वालों के लिए खाना नहीं बना सकती, तो क्या फ़ायदा उसके औरत होने का? सुशीला देवी की मुस्कान फीकी पड़ गई। कहीं उर्मिला सही तो नहीं? उनके मन में हल्का सा संदेह जागा। वो चुप रही। उर्मिला ने उनकी चुप्पी को अपनी जीत समझ लिया और बोली, मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ। बहू को अब घर की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तूने भी तो सारी जिंदगी घर संभाला,
अब इस उम्र में तुझे आराम करना चाहिए। उर्मिला की बातें सुशीला के मन में बीज की तरह बस गई। शाम हो गई थी। बातचीत धीमी पड़ चुकी थी। रमेश प्रसाद के पास के कमरे में आराम कर रहे थे। उर्मिला ने घड़ी देखी। तू तो कह रही थी तेरी बहू जल्दी आ जाएगी, लेकिन अब तो मेरे जाने का वक्त हो गया है। कहाँ है वो महारानी? सुबह से उर्मिला की बातें सुशीला के मन में घूम रही थी, और अब अनवी की देरी से उस आग में घी डाल दिया। उसी समय डोर बेल बजी। सुशीला उठी। लो, आ गई बहू। दरवाजा खोलते ही अनवी अंदर आई। माथे पर पसीना, बाल बिखरे, आंखों में थकान, लेकिन चेहरे पर चमक। आते ही बैग रखकर बोली, मम्मी जी, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा गया। बॉस ने मेरी बहुत तारीफ की। प्रमोशन का पूरा पूरा चांस है इस बार। फिर उर्मिला की और देखकर झुककर पैर छुए। उर्मिला उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, वाह अनवी बहू, घर पर मेहमान आए, कोई काम हो या नहीं, यह नहीं कि घर संभाले, तुझे तो बस नौकरी प्यारी है। अनवी का चेहरा एक पल को मुरझाया। मासी जी, ऐसा नहीं है, आज जरूरी मीटिंग थी। उर्मिला ने बात काट दी। बस कर बहू, अपनी नौकरी के लिए इतना भी क्या जुनून कि तू घर का ध्यान ही न रख पाए। तू भूल रही है कि तू पहले औरत है, बाद में कर्मचारी। अनवी स्तब्ध रह गई। उर्मिला बैग उठाकर बोली, चल अब मैं चलती हूँ, तुझे बाहर तक छोड़ आती हूँ। सुशीला पीछे आई तो उर्मिला ने तंज से कहा, नहीं नहीं सुशीला, तू अपनी बहू की सेवा कर, उसे पानी पिला, खाना खिला, बेचारी थक कर आई होगी। नाराज सुशीला अपनी बहन को ऑटो तक छोड़ आई, लेकिन लौटते समय उर्मिला की बातें तूफान की तरह दिमाग में गूंज रही थी। उन्हें लगने लगा शायद उनके साथ गलत हो रहा है। बहू को जिम्मेदारी समझनी चाहिए, आखिर बहुएं घर के काम के लिए ही तो होती हैं। सुशीला के मन में फैसला बन गया, अब अनवी की नौकरी छुड़वानी है। अगले दिन सुबह आंसू नाश्ता करते हुए अखबार पढ़ रहा था। तभी सुशीला ने कहा, आंसू, मैं सोच रही हूँ कि अनवी अब नौकरी छोड़ दे, घर का कामकाज ठीक से नहीं हो पाता। आंसू चौंक कर बोला, माँ, वो घर बैठकर क्या करेगी? सब तो ठीक चल रहा है, सुबह का सारा काम करके ही जाती है, बाकी आप संभाल लेती हैं। सुशीला बुरा मान गई। संभाल लेती हूँ मतलब? मैं इस उम्र में? तभी रमेश प्रसाद बोले, सुशीला, आंसू ठीक कह रहा है। बहू पढ़ी लिखी है, मेहनती है, नौकरी करती है, तो क्या दिक्कत है? घर भी तो संभालती है, चार पैसे भी आ जाते हैं। रमेश समझ चुके थे कि यह सब उर्मिला की वजह से है, लेकिन सुशीला नहीं मानी। उनके मन में गुस्सा बैठ गया था। इसके बाद से उनका व्यवहार बदल गया। पहले थोड़ा बहुत मदद करती थी, लेकिन अब सारा काम अनवी के सिर। ऑफिस से थकी लौटती अनवी को हर जिम्मेदारी खुद ही उठानी पड़ रही थी। एक दिन अनवी जब घर लौटी तो आंसू ने सोफे से आवाज लगाई, कहाँ रह गई थी? मैं कब से चाय का इंतजार कर रहा हूँ। अनवी कुछ बोल पाती इससे पहले सुशीला तीखे स्वर में बोली, बस बहाने बाद में सुनाना, पहले मेरे बेटे के लिए चाय बना दे। पहले जो प्यार था, अब हर बात में ताना था। अनवी चाय बनाने गई। रात में भी वही डिनर परोसना, रसोई साफ करना, कपड़े सब वही। देर रात बिस्तर पर गिरते ही नींद से उसे ढक लिया। सुबह सुबह फिर भाग दौड़, तभी ऑफिस कैब का हॉर्न। जल्दबाजी में निकली। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। एक सुबह अंकुर बेचैनी से करवटें बदल रहा था, चेहरा लाल। मम्मा, सिर दर्द। अनवी घबरा गई। बुखार 102, दवा दी, पट्टी रखी, डॉक्टर से ऑनलाइन सलाह ली, दवा देकर अंकुर को सुलाया। फिर बोली, माँ जी, आप जरा अंकुर के पास बैठ जाइए, मैं थोड़ा ऑफिस का काम कर लूँ। सुशीला ने माथा दबाया, मेरे सिर में बहुत दर्द है, पहले मेरे लिए एक कप चाय बना दे। अनवी का दिल बैठ गया। बेटा बीमार, ऑफिस का दबाव, लेकिन माँ जी को सिर्फ चाय दिखाई दे रही थी। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और रसोई की ओर चल दी। तभी पीछे से सुशीला देवी बोली, कितनी बार कहा है ऑफिस का काम घर पर मत लाया करो। मेरी कोई सुने तब ना।
बच्चे से भी ऊपर कुछ होता है क्या? अन्वी बेमन से रसोई में गई। जाते ही उसके कदम छिटक गए। सिंक में रात के जूठे बर्तन अभी तक वैसे ही पड़े थे। अरे माँ जी, काम वाली नहीं आई क्या आज भी? अन्वी ने चाय बनाते हुए आवाज़ लगाई। सुशीला देवी को जैसे कुछ याद आया। अरे हाँ, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई थी। वो बाई तो आज छुट्टी पर है। अच्छा हुआ तूने आज की छुट्टी ले ली। बर्तन भी जरा धो दे। कब तक पड़े रहेंगे यूं ही? क्या? उसने मन में कहा, लेकिन बाहर से कुछ नहीं बोली। बस खुद को संभालते हुए चाय बनाई, सुशीला देवी को दी और बिना कुछ कहे बर्तन धोने में जुट गई। वक्त तेजी से निकलता जा रहा। अंकुर कमरे में अकेला था। रिपोर्ट अभी अधूरी थी। तभी फोन बजा। हाथ पहुंचकर उसने फोन उठाया। अनवी, तुमने अभी तक फाइल नहीं भेजी? बॉस की आवाज़ सख्त थी। बस मैं अभी भेजती हूँ सर, उसने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया और रसोई यूं ही छोड़कर दौड़ी। भाग दौड़ करते करते आज उसकी हालत खराब हो गई थी। शाम का वक्त हुआ। सुशीला देवी सत्संग सुनने निकल गई थी। अनवी जो दिन भर अंकुर की देखभाल, ऑफिस के काम और रसोई के बोझ में उलझी रही, अब हॉल में अकेली बैठी थी। उसका शरीर टूट चुका था और मन और भी भारी था। हर दिन की यह दोहरी जदोजहद, ऑफिस और घर, उसे भीतर ही भीतर तोड़ रही थी। कोई पूछने वाला नहीं था कि वह कैसी है, किस हाल में है। आशु भी अब बस बाहर की जिम्मेदारी निभा रहा था, अनवी का साथ नहीं दे रहा था। आंखों के कोने तक भरे आंसू अब उसकी पलकों से हार चुके थे। उसने सोफे पर सिर टिका लिया और अनायास ही उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। उसी वक्त हल्की सी आहट हुई। अनवी ने जल्दी से आंचल से अपने आंसू पोंछे। देखा तो रमेश प्रसाद अंदर आ चुके थे। अनवी की नम आंखें और झुका हुआ चेहरा देखकर उनका दिल पसीज गया। वो समझ गए थे कि बहू की इस हालत का कारण क्या है। धीरे से पास बैठते हुए उन्होंने कहा, बस बेटा, अनवी रो मत। मैं तुझे अपनी बेटी मानता हूँ और अपनी बेटी को इतना परेशान मैं नहीं देख सकता। अनवी ने सिर उठाया, लेकिन उसकी आंखें अब भी नम थी। उसने धीमे से कहा, मैं थक गई हूँ पापा जी, कोशिश करती हूँ सब संभालने की। लेकिन रमेश प्रसाद ने उसकी बात काटते हुए कहा, देखता हूँ बेटा, हर चीज़ देखता हूँ मैं, लेकिन हालात से लड़ने के दो तरीके होते हैं। या तो हम उनके सामने घुटने टेकते या फिर समाधान खोजें। बदलाव की शुरुआत हमें खुद से करनी होती है। अनवी बेटी, अगर तू बदलाव चाहती है तो अब तुझे फैसला लेना होगा अपने लिए। अनवी ने सिर हिलाया। वह कुछ कहना चाहती थी पर शब्द गले में अटक गए। अगले दिन शाम को ऑफिस से घर लौटते वक्त अनवी के चेहरे पर कोई हड़बड़ी नहीं थी। उसकी चाल में एक स्थिरता थी। आंखों में थकावट के स्थान पर कुछ बदलने का संकल्प था। घर में प्रवेश करते ही उसने देखा कि सब लोग ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे थे। आशु, सुशीला देवी और अंकुर तीनों आराम से सोफे पर बैठे थे। जैसे ही अनवी ने अपना पर्स टेबल पर रखा, सुशीला देवी की आवाज़ आई, आज फिर से लेट, अब क्या बहाना है? अनवी ने माँ की ओर देखा, फिर आराम से सोफे पर बैठते हुए कहा, बस माँ जी, आज आखिरी बार लेट हुई हूँ। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। कल से सारा काम समय पर होगा। सुशीला देवी ने चौंक कर कहा, अरे ऐसा क्या हो जाएगा कल से? अनवी ने शांत स्वर में कहा, मैंने आज अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया है। कल से मैं घर पर रहूंगी और सारा काम संभालूंगी। अंकुर को भी पूरा समय दूंगी। अब आपको कोई शिकायत नहीं होगी। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। सुशीला देवी के चेहरे पर एक विजय मुस्कान खिली, लेकिन आशु चौंक पड़ा। क्या तुमने नौकरी छोड़ दी? बिना मुझसे पूछे? अनवी ने उसकी आंखों में देखा। पूछती तो तुम रोक लेते, लेकिन अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी आंसू। सुशीला देवी के चेहरे पर
संतोष भरी मुस्कान फैल रही थी। बहू, तूने बिल्कुल ठीक किया। यही चाहिए था मुझे। अब घर पर रहे और सब संभाल। वैसे भी यह नौकरी वोकरी औरतों के बस की बात नहीं है। आशु ने माँ की ओर देखा और माथा पकड़ लिया, लेकिन माँ की खुशी देखकर वह चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। वही रमेश प्रसाद चुपचाप कोने में बैठे सब देख सुन रहे थे। उनके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। दिन बीतने लगे। अनवी अब घर के काम में लगी रहती थी। 15 दिन हो चुके थे उसे नौकरी छोड़े हुए। उसी दिन घर में शादी का निमंत्रण आया। सुशीला देवी तैयारियों के बारे में सोच रही थी। अरे आशु, जरा 10,000 दे दे। तेरी बुआ के यहाँ शादी है तो अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। उसमें खर्चा भी होगा। आशु ने अनमने स्वर में कहा, माँ अभी नहीं है मेरे पास। आपके पास जो रखे हैं उन्हीं से देख लो, मैं बाद में दे दूंगा। सुशीला देवी थोड़ा झुंझुलाई। 2 दिन बाद उनका चश्मा टूट गया। दवाइयाँ भी खत्म हो चुकी थी। आंसू, अब तो कुछ पैसे दे दो बेटा, चश्मा बनवाना है, दवा भी लेनी है। आंसू अब परेशान हो उठा। माँ, मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। क्यों बेटा? तनख्वाह तो कुछ दिन पहले ही आई थी, सुशीला देवी बोली। तो आंसू खींचते हुए बोला, हाँ आई थी, लेकिन उसमें से 20,000 घर की ईएमआई चली गई, 10,000 अंकुर की स्कूल फीस और बाकी खर्चों में। अभी आधा महीना बाकी है। क्या करूं? कैसे मैनेज करूं? रमेश प्रसाद ने चुप्पी तोड़ी। लेकिन बेटा, अब तक तो पैसों की दिक्कत कभी नहीं हुई। आशु ने अपने पिता की ओर देखा और गुस्से में कहा, कैसे होती दिक्कत? अनवी की नौकरी से 30,000 हर महीने आते थे। उसी से घर की ईएमआई और स्कूल फीस निकलती थी। कहते हुए वह झटके से उठ खड़ा हुआ। अनवी की ओर देखते हुए उल्हाने भरे स्वर में चिल्लाया, यह तो नौकरी छोड़कर ऐसे बैठ गई है जैसे घर के खर्चों से इसका कोई सरोकार ही नहीं है। कुछ दिनों में प्रमोशन होने वाला था अनवी का। प्रमोशन के साथ तनख्वाह भी 1.5 गुनी बढ़ जाती। यह सुनते ही सुशीला देवी की आंखें फटी की फटी रह गई। आशु फिर चिल्लाया, कभी सोचा भी है तुमने इतनी महंगाई में घर कैसे चलेगा अनवी? मैं अकेला सब कुछ कैसे संभालूंगा? अनवी कुछ बोलती उससे पहले ही रमेश प्रसाद जी गंभीर आवाज में गूंजी, बेटा, यह सवाल बहू से नहीं अपनी माँ से पूछ। सुशीला देवी चौंक कर बोली, क्या मतलब है आपका? मैंने तो नहीं कहा था बहू को नौकरी छोड़ने के लिए। उसने खुद की मर्जी से फैसला लिया है। अपना बचाव करते हुए सुशीला देवी बोली। लेकिन रमेश प्रसाद आज उन्हें बख्शने के मूड में नहीं थे। हाँ, फैसला बहू का था, लेकिन उस फैसले की नींव किसने डाली, यह भी समझना होगा। मैं तो बस इतना कहता हूँ सुशीला, कि जैसे कमाने के लिए एक से ज़्यादा लोगों की जरूरत होती है, वैसे ही घर चलाने, संभालने और सहेजने के लिए भी एक से ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं। तुम हमेशा सोचती रही कि तुम्हारा बेटा ही दिन भर काम करके ऑफिस से थक कर आता है, लेकिन क्या कभी यह सोचा कि बहू भी दिन भर काम करती है, ऑफिस से थक टूट कर आती है? क्या उसका ऑफिस अलग है, जहाँ फूलों का बाग लगा हो, जहाँ वो झूले पर बैठकर बस हवा खाती हो? नहीं सुशीला, वह भी उसी तरह काम करती है जैसे आंसू करता है। कंप्यूटर के स्क्रीन पर वो भी घंटों झुकी रहती है। मीटिंग में उसकी भी सांसें अटकती है। डेडलाइन का बोझ उसके भी कंधों पर होता है। लेकिन तुमने तो कभी नहीं सोचा कि बहू भी थकती होगी। वह भी हार्ड मास्क बनी है, कोई मशीन नहीं है। सुबह से रात तक बिना थके चलती रही। कभी उसका मन भी करता होगा कि ऑफिस से लौटकर 2 पल चैन से बैठे। कमरे में सन्नाटा छा गया। रमेश प्रसाद जी के शब्दों की गूंज अपना असर छोड़ चुकी थी। रमेश प्रसाद की बातें सुशीला देवी के मन को तीर की तरह ची रही थी। उनकी नजरें अब जमीन में घट रही थी, जैसे पछतावे का बोझ उन्हें नीचे खींच रहा हो। मन ही मन वो खुद को कोस रही थी, मैं अपनी बहू के लिए कितनी क्रूर कैसे हो गई। उर्मिला देवी की बातों में बहकर मैंने अनवी के साथ इतना अन्याय कैसे कर दिया? उनकी आंखों से पछतावे के आंसू छलक पड़े और गालों पर रास्ता बनाते हुए नीचे गिरने लगी। तभी चुप्पी को तोड़ता हुआ आंसू बोल पड़ा। उसकी आवाज में आत्मग्लानि की स्पष्ट झलक थी। वैसे अनवी, गलती तो मेरी भी है। अगर मेरी पत्नी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस घर के सारे सुख साधन जुटाने के लिए पैसे कमा सकती है, तो मैं भी तो घर के काम में उसका हाथ बटा सकता था ना।
उसके बोझ को हल्का कर सकता था। इस सब का जिम्मेदार कहीं न कहीं मैं भी हूँ। आशु की यह स्वीकारोक्ति सुनकर अन्वी की आंखें भर आई। उसकी बातों ने उसके मन को एक अनकही राहत दी। सुशीला देवी भी अब और बर्दाश्त न कर सकी। वह उठी, अन्वी के पास गई और कांपते स्वर में बोली, अन्वी बेटा, मुझे माफ़ कर दे। मैं उर्मिला की बातों में बह गई थी। मुझे नहीं पता था कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर बैठूंगी। तूने इस घर के लिए इतना किया और मैंने तुम्हें सिर्फ ताने दिए। अरे नहीं माँ जी। अन्वी ने तुरंत उनके हाथ थाम लिए। आप तो माँ हैं मेरी, और माँ अपने बच्चों से माफ़ी नहीं मांगती। वैसे अगर आप कहें तो मैं नौकरी फिर से ज्वाइन कर लूँ, अन्वी ने विनम्र स्वर में पूछा। सुशीला देवी ने उसे सीने से लगा लिया। बहू, अब तू जो भी करेगी मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। मुझे बस अपनी हंसती मुस्कुराती बहू वापस चाहिए। यह बातें सुनकर रमेश प्रसाद मुस्कुरा उठे। वो बोले, वैसे अगर पैसों की जरूरत हो तो मेरे खाते में पड़े हैं। बीमा की रकम कुछ दिन पहले ही आई थी। सुशीला, तुम आशु के साथ जाओ, पैसे भी निकाल लाना और जो जरूरत का सामान हो वो भी लेते आना। कुछ देर बाद माहौल सामान्य हुआ तो आशु और सुशीला देवी तैयार होकर पैसे निकालने चले गए। रमेश प्रसाद ने अन्वी की ओर मुस्कुराकर देखा और धीमे से बोला, देखा अन्वी बेटा, मेरा आइडिया काम कर गया ना। कुछ ही दिनों में दोनों माँ बेटे सीधे हो गए। यही एक रास्ता था उनकी अकल ठिकाने लाने का। अन्वी हंस पड़ी। उसने ससुर जी के पैर छुए और बोली, पापा जी, आपका शुक्रिया, आपने मुझे बहुत हिम्मत दी। फिर हल्के से मुस्कुराते हुए उसने राज खोला, वैसे पापा जी, मैंने तो ऑफिस से सिर्फ 20 दिन की छुट्टियां ली थी। वो छुट्टियां जो हर कंपनी अपने कर्मचारियों को साल भर में देती है। रमेश प्रसाद के चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिश्रित भाव आ गए। मतलब तूने नौकरी छोड़ी ही नहीं थी? वाह मेरी शेरनी बिटिया, तूने तो कमाल का दिमाग लगाया। दोनों बाप बेटी ठहाका लगाकर हंस पड़े। कुछ ही दिनों बाद अन्वी फिर से ऑफिस जाने लगी। मेहनत तो उसके स्वभाव में ही थी और उसकी लगन और समर्पण ने उसे कंपनी का ब्रांच मैनेजर बना दिया। मोटी तनख्वाह के साथ अब वो पहले से ज़्यादा आत्मविश्वास से भरी थी। घर में अब पहले जैसी हंसी खुशी लौट आई थी। सुशीला देवी अब अन्वी के साथ रसोई में काम में हाथ बटाती थी और आंसू भी छोटे मोटे काम संभालने के साथ साथ अंकुर को संभालने में मदद करता था। उर्मिला देवी की बातें अब सुशीला देवी के मन से पूरी तरह धुल चुकी थी। आज जब इस बात को 6 महीने बीत चुके थे और अन्वी को खबर मिली कि उसकी मासी सास आज फिर से घर आ रही है, तो उसके चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। अन्वी के दिल की धड़कनें तेज थी। इतनी मशक्कत के बाद जो घर फिर से मुस्कुराने लगा था, उसमें आज फिर से उर्मिला कदम रखने वाली थी, जिनके जहर भरे शब्दों ने पहले घर की नींव हिला दी थी। अन्वी ऑफिस से जल्दी आ गई। कुछ ही देर में बेल बजी, लेकिन जब दरवाजा खुला तो अन्वी की आंखें आश्चर्य से फैल गई। जो उर्मिला देवी घर के भीतर आई वो कोई और ही थी, थकी, बुझी हुई और एकदम चुप। चेहरे पर न तो वो अकड़ थी, न चाल में पहले वाली बेपरवाही। बस एक टूटा हुआ इंसान जो जैसे जिंदगी की ऊंच नीच से हार चुका हो। वो चुपचाप सोफे पर बैठ गई। घर में सन्नाटा छा गया। सुशीला देवी ने पूछा, कैसी हो उर्मिला? उर्मिला की आंखें भर आई। कैसी होगी सुशीला? उसकी आवाज़ कांप रही थी। फिर जैसे दिल का बांध टूट गया। उर्मिला फपक पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। हॉल में सब हैरान खड़े थे, अन्वी, आंसू और रमेश प्रसाद। किसी को कुछ समझ नहीं आया। घर में सब ठीक तो है ना? सुशीला देवी ने चिंतित होकर पूछा। उर्मिला ने सिसकते हुए कहा, कैसा घर सुशीला? वो घर तो अब मेरा रहा ही नहीं। मेरा घर तो तबाह हो गया। वो फिर से रोने लगी। अन्वी ने उन्हें पानी पिलाया, चाय बनाकर दी। थोड़ी देर बाद जब उनका मन हल्का हुआ तो उन्होंने पूरी कहानी सुनी। पिछले कई महीनों से मेरे दोनों बेटों और बहुओं में अनबन चल रही थी। दोनों को प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए था। मैं तो हैरान रह गई। वो बेटे जो कभी राम लक्ष्मण की तरह एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, अपनी बीवियों के बहकावे में आकर एक दूसरे के दुश्मन बन गए। मैंने बहुत समझाया पर वे न माने। प्रॉपर्टी के 2 हिस्से किए और मुझे सोचकर भी नहीं देखा। घर छोड़कर चले गए। उन्हें माँ की संपत्ति चाहिए थी, माँ नहीं। मैं टूट गई सुशीला। सोचा तीर्थ यात्रा से मन को सुकून मिलेगा, पर वहाँ भी चैन न मिला। लौटकर आई तो पता चला कि उन दोनों ने मेरा घर भी बेच दिया। मेरा आशियाना
जहाँ तेरे जीजाजी की यादें थी। सब खत्म हो गया सुशीला, कहते हुए वह अपनी बहन से लिपट कर रो पड़ी। सुशीला देवी की आंखें भी नम हो गई। क्यों उर्मिला, मैं हूं ना तेरी बहन, तू मेरे साथ रह, यह घर तेरा भी है, उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा। पर उर्मिला ने सिर हिलाया। नहीं सुशीला, मैं किसी पर बोझ बनना नहीं चाहती। मैं वृद्धाश्रम जा रही हूँ। बस आज मन भारी था, सो सोचा बहन से मिल लूं। सबने उन्हें रोकने की कोशिश की पर वो न मानी। कुछ देर बाद वे भारी मन से चली गई। उनकी हालत देखकर रमेश प्रसाद ने सोचा, यह ईश्वर का ही न्याय है। जो दूसरों के घर में आग लगाती थी, आज उसी के घर में आग लगी है। हमारे कर्म ही हमारे आगे आते हैं। यह कहानी सिखाती है कि कामकाजी महिलाएं घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी निभाती है और उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। अन्वी का संघर्ष यह दिखाता है कि औरत यदि ठान ले तो सब कर सकती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी और इस कहानी के प्रति आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।